सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है एनी बेसेंट। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि एनी बेसेंट महान महिला थी। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय में एनी बेसेंट के बारे में बताया गया है कि वो एक महान महिला थी और हमें उनके पद चिन्हों पर ही चलना चाहिए। भारत का 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह यानी गदर कहा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया। अंग्रेज किसी भी दशा में सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह पुस्तक 1879 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी। यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भांडाफोड़ किया था। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह यानी गदर कहा था, तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया गया था। तो अंग्रेज किसी भी दशा में यानी किसी भी हालत में सोने की चिड़िया यानी कि जो भारत है उसे अपने हाथ से नहीं निकालना चाहती थी, यानी उसे नहीं खोना चाहती थी। तो उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी थी, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो उनके पुस्तक का नाम यही था और यह पुस्तक 1879 में पहली बार लंदन में प्रकाशित की गई थी। और इसमें उन्होंने क्या बताया था कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी है। और यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भांडाफोड़ किया था। यानी कि वो इंग्लैंड की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के बारे में ही लिखा था कि वो किस प्रकार से भारत की स्वामिनी बनना चाहती है, यानी भारत को छोड़ना नहीं चाहती है, भारत के लोगों को किस प्रकार से वो गुलाम बनाना चाहती है। एनी बेसेंट ने बताया कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने जोकों का दृश्य आता है, जिन्होंने भारत का धन चूसा है। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि यह एनी बेसेंट थी कौन। तो अब उन्होंने क्या कहा बच्चों, एनी बेसेंट ने यह बताया कि जब भारत की निर्धनता की बात वो सोचती है तो उनकी आंखों के सामने जोकों का दृश्य आने लगता है। जोक मतलब जो एक कीड़ा होता है जो क्या करता है, खून चूस लेता है अगर आपके शरीर में वो चिपक जाए तो। उन्होंने उसी की तुलना किससे की, अंग्रेजी सरकार से की है, जिन्होंने भारत का धन चूसा है। तो अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेज के जो लोग थे बच्चों, वो भारत क्यों आए थे, भारत का धन लेने के लिए, लूटने के लिए वो भारत आए थे। तो अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है, यानी कि उनकी नजर में जो अंग्रेज भारत जीती थी तो उस कहानी को क्या मान रही है, अच्छा नहीं मान रही है, बहुत घिनौना मान रही है। अब आपके मन में यानी हमारे मन में अब ये उत्सुकता होगी कि एनी बेसेंट आखिर थी कौन। अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसका बचपन का नाम एनी वुड था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना अधिक पसंद करती थी क्योंकि उसकी माँ आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एनी के पिता एक बड़े विद्वान थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी, पिता की मृत्यु हो गई। एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से यह संभव हुआ। वैसे एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई। मिस मैरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सकी। अब बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी का जन्म कब हुआ था, 1847 में हुआ था और लंदन में हुआ था। तो उसका बचपन का नाम क्या था, एनी वुड था। तो
वह अपने आप को आयरिश कहलाना पसंद करती थी, क्योंकि जो उनकी माँ थी वो क्या थी, वो आयरिश थी। तो एनी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और एनी के पिता जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें कई भाषाओं का अच्छे से ज्ञान भी था। तो जब एनी केवल 5 वर्ष की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो तब से एनी जो है वो अपनी माँ के साथ रहती थी। तो एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। तो हैरो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी सहायता से वो वहां पर पढ़ पाई। तो वैसे एनी की शिक्षा जो है वो नियमित रूप से स्कूल से शुरू नहीं हुई थी। मिस मैरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा वो पढ़ा करती थी। दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हुआ। पति पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी जीवन जैसे तैसे चलता रहा। वह 2 बच्चों की मां भी बन गई, परंतु दोनों निरंतर बीमार रहने लगे। 1873 ईस्वी में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई और वह सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली। अब फिर हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह कर दिया गया था। तो पति पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। उनकी सोच, उनकी भावनाएं नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बाद भी जैसे तैसे वो लोग साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उनके जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे। फिर 1873 में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट को घर से निकाल दिया गया था और वो सच्चाई की खोज में निकल पड़ी थी। 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स बार्डलेक की एक संस्था नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सम्मिलित हुई। एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर भाषण दिए। उन्होंने 1887 में मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या पर जमकर संघर्ष किया। फिर 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके जीवन ने उस समय नया मोड़ लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को शांति मिल गई है। वे थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। भारत में इसकी स्थापना 1859 ईस्वी में मैडम ब्लेवस्टिकी और आलकोट ने मिलकर की थी। इस संस्था के उद्देश्य थे विश्व बंधुत्व की स्थापना, आर्य और पूर्वी धर्म, भाषा और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को भारत पहुंची। एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। वह अपने सपनों के भारत को अपनी माता मानकर आई थी। वह भारत में जहां भी गई लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, पर भारत की दुर्दशा देखकर एनी हैरान रह गई। अब जो एनी बेसेंट है बच्चों, वो 16 नवंबर को 1893 को भारत आई थी। तो एनी के लिए भारत जो थी वो एक बहुत ही ज्यादा पवित्र भूमि थी और उनका क्या मानना था कि जो भारत की भूमि है वो क्या है, सभी संस्कृतियों का केंद्र है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, पाई जाती है और वह अपने सपनों के भारत अपनी माता मानकर आई थी। वह भारत में जहां भी गई लोगों ने उनका बहुत अच्छे से सम्मान किया, लेकिन जब एनी ने भारत की दुर्दशा देखी तो वो बहुत ज्यादा वो देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा। वे कहती थी, धर्म तो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु के प्राप्ति का मार्ग है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब जो डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद,
रामायण, महाभारत, इन सब का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। उन्होंने और भी अन्य धर्मों के बारे में भी पढ़ा था, उसे समझा था। और वो क्या कहती थी कि जो धर्म होता है वो तो परमात्मा यानी भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु के प्राप्ति का मार्ग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित ना हो जाएंगे तब तक वे स्वतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। वह कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। अपनी नई शिक्षा में वह पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने 7 जुलाई 1908 ईस्वी में वाराणसी के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की। रिचर्डसन उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बेनबरी पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। तो हम क्या देखते हैं कि जो एनी बेसेंट है वो क्या मानती थी कि जब तक भारत के सभी लोग, सभी भारतवासी अच्छे से शिक्षित नहीं हो जाएंगे तब तक वो परतंत्र की बेड़ियां नहीं तोड़ पाएंगे, यानी कि स्वतंत्रता की जो बेड़ियां हैं और परतंत्र यानी जो गुलामी की बेड़ियां हैं उसे नहीं तोड़ पाएंगे। तो एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई भी अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे और शिक्षक जब भी दरबार में आते थे तो जो राजा होते थे वो सिंहासन पे जो बैठे होते थे वो भी उतरकर अध्यापकों का आदर करते थे और जो अध्यापक होते थे वो कम से कम शुल्क यानी कम से कम पैसे में अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे। 1970 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता की बलिदेवी पर चढ़ाती हूँ, बलिवेदी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनी गई थी। तो यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। तो इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। तो एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने मुझे जो भी सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों से मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ और मेरे पास जो भी है और मैं जैसी भी हूँ, मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता की बलिवेदी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। फिर होम रूल की बात सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तैयार करना आरंभ कर दिया। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया। उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए।
उनके लेखों से अंग्रेज शासक विचलित हो उठे। पत्र को जब्त कर लिया गया तथा 2000 रुपए जुर्माना जमा करने को कहा गया। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि होम रूल की बात सबसे पहले किसने की थी? गंगाधर तिलक ने उठाई थी। फिर 1914 में एनी बेंसन ने होम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था। फिर एनी बेंसन ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी, तो होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेंसन ने एक साप्ताहिक पत्र, जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, उसे शुरू कर दिया था। तो उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए थे, उन्होंने लेख लिखे थे। तो उनके लेख से अंग्रेज जो थे, अंग्रेज शासन जो थे, वो बहुत ज्यादा विचलित हो उठे, यानी कि परेशान हो गए थे और पत्र को उनको जब्त भी कर लिया गया था और उन्हें 2000 रुपए जुर्माना देने के लिए भी कहा गया था। और होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया था। फिर अंग्रेज और लीग दोनों को इस आंदोलन से जीत लिया। एनी बेंसन का जगह जगह पर सम्मान किया गया। इस घोड़ा गाड़ी में बैठकर एनी बेंसन जाती थी। नौजवान उस गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खींचकर सभा तक ले जाते थे। चारों ओर एनी बेंसन की जय जयकार होने लगी। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एनी बेंसन को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार से सम्मान दिया जाता था कि जिस घोड़ा गाड़ी में वो जाती थी, तो क्या होता था कि वहां के जो नौजवान थे, अगर उन्हें वो देखते थे कि इस घोड़ा गाड़ी में एनी बेंसन जा रही है, तो वो उस घोड़े को अलग कर देते थे और उनकी गाड़ी को अपने कंधों पर लेकर खींचने लगते थे। तो इस प्रकार का सम्मान उन्हें दिया जाता था और चारों ओर से एनी बेंसन की जय जयकार की जाती थी। 1929 ईस्वी में एनी बेंसन बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने गई, परंतु 1931 के आरंभ से ही वे अस्वस्थ रहने लगी। फिर भी उन्होंने चेन्नई में थियोसोफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया और उसे संवारने में लग गई। जून के महीने में उनके घुटने में चोट लगी, इसके बाद वे कभी ना उठ सकी। 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गईं। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे चाहती थी हम सब बच्चे भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरे। ऐसा बनकर ही हम अपनी स्मृति को सदैव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से एनी बेंसन ने, वो लंदन में रहती थी, लंदन की निवासी थी, लेकिन वो जब भारत आई तो उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया और उसकी रक्षा के लिए और वहां के लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो अंत तक यही कहती रही कि वो क्या चाहती हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, भारत के जो बच्चे हैं, वो भारतवासी बनकर ही जिए और भारतवासी बनकर ही मरे, यानी कि वो किसी के गुलाम ना रहे। तो वो अंग्रेज के खिलाफ गई, जहां पे वो रहती थी लंदन में, तो उनके खिलाफ गई, उनके खिलाफ जाकर उन्होंने ये सारे कार्य किए। यहाँ तक कि जो अंग्रेज शासन था वो उनके खिलाफ हो गया था, उन्हें सजा सुनाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं घबराई और उन्होंने भारतवासियों का साथ दिया और भारतवासियों को शिक्षित कराने के लिए भी उन्होंने अलग अलग प्रयास किए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।